We'll start with next chapter, that is, ये भी छोटा चैप्टर है. It is going to take us around 1 hour and more or less 15 minutes to complete whole chapter. तो ये जो चैप्टर है, सबसे पहले इसमें हमने देखा था एसी जनरेटर. Of course we have seen two different types of signals, DC signal and AC signal. DC signal is direct signal जिसमें with time voltage does not change, it remains constant. फिर हमने देखा था AC signal in which you have half cycle positive, then half cycle negative, फिर half cycle positive, etc etc. उसमें हम डिटेल में जाएंगे नहीं क्योंकि इट इज जस्ट अ रिवीजन क्लास. तो आई होप यू नो व्हाट इज एसी सिग्नल, ये पता है. और एसी सिग्नल ये होता है साइन वेव. तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाउ टू जनरेट एसी सिग्नल. तो एसी सर्किट्स इज द नेम ऑफ चैप्टर. और पहला टॉपिक हमने देखा था दैट इज एसी जनरेटर. तो एसी सिग्नल जनरेट कैसे करते हैं, तो इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. वी हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वी हैव अ कॉइल. और मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में बताया था कि एक्चुअली आइडियली ये जो कॉइल है, इस कॉइल में है टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन मैं ड्रॉ कर रहा हूं सिर्फ एक टर्न. क्यों? क्योंकि मुझे बाकी एंगल्स यहाँ पे शो करने हैं. तो एंगल्स दिखा नहीं पाऊंगा अगर मैं ज्यादा टर्न्स यहाँ शो करता हूं. तो वी हैव n number of turns in this coil. I am showing only one turn of the coil. तो जब भी फॉर्मूला डिराइव होगा उसमें मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेंगे, n. तो कितने टर्न्स हैं इन टोटल? n. मैंने दिखाया कितना है, 1. और इनिशियली ये जो कॉइल है, दिस कॉइल इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. और ये है एक्सिस. किसका एक्सिस? कॉइल का एक्सिस. ये रोटेशनल एक्सिस नहीं है. This is the axis of coil. Axis is a straight line passing through the center and is in the plane of the coil. Good. तो initially अगर आप देखोगे, initially angle between magnetic field and normal drawn to the coil, मतलब area element A, इसमें और magnetic field में angle कितना है? 0. तो initial flux linked with the coil is B bar dot A bar, which is equal to BA cos of 0. BA cos 0 multiplied by n, क्योंकि n is the number of turns. तो ये हो जाएगा NBA cos 0 is 1. This is initial flux linked with the coil. अब अगर हम इस कॉइल को रोटेट करते हैं इनसाइड दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या चेंज होगा? फ्लक्स लिंक विद द कॉइल विल चेंज. तो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल विल चेंज. दैट विल बी गिवन बाय, अब देखो बात ऐसी है कि जब आप रोटेट करोगे, तो जब आप इसको रोटेट करोगे, तो नाउ व्हाट हैपेंस इज, एज यू आर रोटेटिंग, तो रोटेट जब करते हो तो एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन भी क्या होता है? चेंज होता है. एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड में और एरिया एलिमेंट में एंगल कितना था? 0. मैग्नेटिक फील्ड में और एरिया एलिमेंट में कितना था? 0. लेकिन रोटेशन के बाद एंगल 0 है क्या? नहीं. तो देयर इज सम एंगल हियर. कितना एंगल बन गया? थीटा. ये भी थीटा है और ये भी थीटा है. यहां तक क्लियर? तो व्हाट विल बी फ्लक्स आफ्टर सम टाइम इंटरवल t? क्या होगा? n b bar डॉट a bar. तो phi इक्वल टू n b a cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल. और थीटा को आप कैसे लिखते हो? व्हाट इज थीटा? ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज एंगुलर स्पीड. तो जिस एंगुलर स्पीड से हम रोटेट कर रहे हैं इसको, दैट इज दिस ओमेगा. व्हाई? बिकॉज एंगुलर स्पीड ओमेगा इज थीटा अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो थीटा क्या आ जाएगा? ओमेगा टी. तो हम इस कॉइल को रोटेट कर रहे थे विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो इन टाइम टी हाउ मच एंगल इज कवर्ड? ओमेगा टी. तो जैसे तुम कॉइल को रोटेट कर रहे हो तो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस. इफ द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस, व्हाट इज इंड्यूस्ड? मतलब EMF. and EMF induced is given by
माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो माइनस डी डी टी ऑफ फाइव, लेकिन फाइव कितना है, एन बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो ये माइनस डबल लिख दिया मैंने, ठीक है, माइनस एन बी ए डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी, माइनस साइन, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो एन बी ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ये आ गया आपके पास ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो एज यू कैन सी ये ईएमएफ इंड्यूस्ड साइन वेव है, तो साइन वेव हाफ साइकिल में पॉजिटिव होता है, हाफ साइकिल में नेगेटिव होता है, हाफ साइकिल में पॉजिटिव होता है, हाफ साइकिल में, तो ये कौन सा सिग्नल है, अल्टरनेटिंग सिग्नल है, तो उसको क्या बोलोगे, एसी वोल्टेज, दिस इज एसी वोल्टेज, याद रख, क्लियर, पक्का पक्का। और उसमें अगर पीक वैल्यू चाहिए, क्यों क्यों पीक वैल्यू, क्योंकि ये एसी में जीरो से मैक्सिमम जाता है, फिर जीरो होता है, फिर नेगेटिव मैक्सिमम होता है, फिर जीरो होता है, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम होता है, तो इसका मतलब पॉजिटिव मैक्सिमम और नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू आती है, उसको पीक वैल्यू बोलते हो। तो अगर पीक वैल्यू चाहिए तो ये एन बी ए ओमेगा आता है पीक वैल्यू, क्यों, क्योंकि आप बोलते हो पीक वैल्यू कब मिलेगा, E इज इक्वल टू ई जीरो इफ साइन ऑफ ओमेगा टी इज 1, करेक्ट। तो देयरफॉर जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 लिखोगे तो ई को क्या लिखोगे, ई जीरो, तो क्या बचेगा, एन बी ए ओमेगा। इस इक्वेशन नंबर 2 को कहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इक्वेशन नंबर 1 में, देयरफॉर ई इक्वल टू ई जीरो एन बी सॉरी साइन ओमेगा टी, तो E इक्वल टू एन बी ए ओमेगा क्या आ गया, ई जीरो साइन ओमेगा टी, ये आ गया आपके पास एसी वोल्टेज। इसको अगर आपको प्लॉट करके देखना है तो हम y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे ईएमएफ, x एक्सिस पे या तो टाइम प्लॉट करो या तो फिर ओमेगा टी प्लॉट करो, आपके ऊपर है वो, तो आपको ऐसा मिलेगा, यू विल गेट साइन वेव, ऑफ कोर्स दिस इज पीक वैल्यू, और साइन ये जीरो है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, और ये 2 पाई है, फिर 5 पाई बाय 2 है और 3 पाई है, दिस इज एसी सिग्नल। So how do you generate AC signal? By rotating coil in an external uniform magnetic field. अब बात यह है कि अगर मेरे पास डीसी सोर्स होता तो डीसी सोर्स को कंपेयर करना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। दो बैटरी है, एक पे 9 वोल्ट लिखा है, एक पे 5 वोल्ट लिखा है, हो गया कंपेयर, खत्म। एक पे लिखा है 10 एम्पियर का करंट कैपेसिटी, एक पे लिखा है 4 एम्पियर का करंट कैपेसिटी, हो गया कंपेयर। लेकिन क्यों, क्योंकि वहां पे विथ टाइम वैल्यूज चेंज नहीं होती है, यहाँ पे विथ टाइम वैल्यूज चेंज होती है, जीरो भी होता है, मैक्सिमम भी होता है, नेगेटिव मैक्सिमम भी होता है। तो जब हमको दो एसी सिग्नल्स को कंपेयर करना है तो डायरेक्ट कंपेरिजन इज नॉट पॉसिबल, तो कंपेयर करने के लिए डायरेक्ट कंपेरिजन पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम लोग हेल्प लेते हैं मीन वैल्यूज की। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मैं फुल साइकिल की बात करूं, फुल साइकिल मतलब 0 से लेकर 2 पाई तक, मैं अगर 0 से लेकर 2 पाई तक अगर बात करूं फुल साइकिल की, तो फुल साइकिल में हाफ साइकिल पॉजिटिव है और हाफ साइकिल नेगेटिव है, तो कैंसिल हो जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, व्हाट इज एवरेज ऑफ +1 -1, आपने बोला 0। मैंने पूछा व्हाट इज एवरेज ऑफ +1 +2 -1 -2, आपने बोला 0। तो ये हो तो यही रहा है ना, एक हाफ साइकिल में वैल्यूज पॉजिटिव है, दूसरे हाफ साइकिल में वैल्यूज नेगेटिव है, तो फुल साइकिल पे एवरेज करोगे तो क्या आएगा, 0। तो एवरेज हम लेते हैं हाफ साइकिल पे, तो पहला हम देखते हैं एवरेज वैल्यूज, और एवरेज वैल्यूज कभी भी डिफाइन होता है ओवर हाफ साइकिल। और इफ यू रिमेंबर हमने एवरेज लिया था ईएमएफ का, और आपको अगर याद होगा तो ईएमएफ का एवरेज लिखने के लिए आप ग्रेटर देन और लेस देन का ब्रैकेट्स यूज करते हो, और ये है ई जीरो साइन थीटा, तो ये आ जाएगा ई जीरो बाहर साइन थीटा। और एवरेज करते कैसे हो नॉर्मली, अगर मैंने आपको 4-5 नंबर दे दिए तो क्या करोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5/5, तो यहाँ पे तुम साइन के सारे वैल्यूज को ऐड करोगे बिटवीन 0 to पाई और डिवाइड करोगे बाय पाई, क्योंकि एवरेज का ये नॉर्मल प्रोसीजर है जिसमें तुम सारे वैल्यूज को ऐड करते हो, डिवाइड बाय टोटल नंबर कर देते हो। तो साइन थीटा का एवरेज मतलब साइन के सारे वैल्यूज का एडिशन फ्रॉम 0 to पाई डिवाइड बाय टोटल एंगल दैट इज पाई। तो यहाँ पे एवरेज करते वक्त
इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई अपॉन इंटीग्रेशन थीटा सॉरी डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई। अब देखो बुक टू बुक अप्रोच अलग है। मैं यहाँ पे थीटा को वेरिएबल ले रहा हूँ, कोई टाइम को भी ले लेंगे, तो वहां पे 0 to t/2, 0 to t/2 साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ ओमेगा टी, तो वो भी सही है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। हम सिर्फ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन सा ले रहे हैं, थीटा, उन्होंने कौन सा लिया है, टी। पर मैं थीटा क्यों ले रहा हूँ, ज्यादा सिंपल है ये, इट इज सिंपल, दैट इज व्हाई आई टेक थीटा ओनली। सो दिस इज इक्वल टू E0, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा अपॉन 1। अरे रुको जरा, मैं बराबर बोल रहा हूँ, सुनो 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 सुनो, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। मैं अगर पूछता आपसे, बताओ साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन बताओ, तो माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन, तो यहाँ पे जो थीटा के साथ नंबर होता है वो डिनोमिनेटर में लिखते हो, तो यहाँ पे नंबर कितना है 1, तो डिवाइड बाय क्या लिखोगे 1। ओके, तो 1 डिनोमिनेटर में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, सिर्फ पता होना चाहिए। तो व्हाट इज साइन थीटा का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस थीटा 0 से पाई अपॉन डी थीटा कंडीशन थीटा 0 से पाई। अगर नेगेटिव साइन तुमको नहीं चाहिए तो तुम क्या करोगे, लिमिट्स को इंटरचेंज, तो E0 cos of theta from pi to 0 upon pi minus theta, pi minus theta बराबर pi minus 0। what is cos of 0, पक्का, minus cos of, what is cos of pi, minus 1, 1 minus of minus 1 कितना कितना 2, तो ये क्या आ जाएगा 2/0 बाय पाई बराबर। डू यू रिमेम्बर मैंने बताया था 2/पाई की वैल्यू कितनी आती है 0.637 E0, तो ये आ गया एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ, बराबर है ना। 2/पाई इतना ही आता है ना, इतना ही आता है, 100% इतना ही आता है। गुड, क्यों, क्योंकि 2/3 पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, फिलहाल 0.14 को छोड़ दो साइड में, 2/3 कितना होता है 0.66, तो बराबर है 0.63। तो एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज 0.637 E0, मतलब 63.7% ऑफ पीक वैल्यू। तो एवरेज ऑफ करंट कितना आएगा, I0, तो 63.7 ऑफ पीक वैल्यू, बराबर। ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या, पक्का, ओके। तो एवरेज का प्रोसेस याद होना चाहिए। एवरेज हम हाफ साइकिल पे करते हैं, ये पता होना चाहिए। हाफ साइकिल पे क्यों करते हैं, क्योंकि फुल साइकिल पे अगर साइन या कोसाइन है, स्पेसिफिकली साइन है, कोसाइन तो छोड़ दो फिलहाल, अगर साइन है तो व्हाट इज एवरेज ओवर हाफ साइकिल, सॉरी फुल साइकिल, 0। तो क्योंकि फुल साइकिल पे साइन का एवरेज 0 होता है, तो हमने किस पे कर लिया एवरेज, हाफ साइकिल पे कर लिया, वेरी गुड। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि हमेशा हाफ साइकिल के एवरेजेस ये आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देते। उसका सिंपल सा रीजन है, मान लो पहली बात तो एवरेज तुम यूज कहां करोगे, टू कंपेयर टू सिग्नल्स। तो मान लो मेरे पास दो सिग्नल्स है, एक सिग्नल कंसिस्टेंट है, मतलब विद टाइम उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं हो रहा है, दूसरा सिग्नल जो है ना विद टाइम उसका एम्पलीट्यूड हो रहा है डिक्रीज। तो अगर तुम सिर्फ हाफ साइकिल पे एवरेज कर रहे हो तो आपको हाफ साइकिल के एवरेज से ये समझ में नहीं आएगा कि इस सिग्नल के साथ आगे हो क्या रहा है, बराबर। क्योंकि तुमने हाफ ही साइकिल पे एवरेज किया, तुमने बोल दिया कि हाफ साइकिल का एवरेज किया, दोनों को कंपेयर कर दिया, ठीक है, लेकिन एक सिग्नल जो है वो उसका एम्पलीट्यूड विद टाइम हो रहा है कम। तो ऐसे केसेस में ये जो हाफ साइकिल के एवरेजेस होते हैं वो नहीं चलते हैं। नंबर टू बात ये है कि आप जो वोल्ट मीटर या फिर एमीटर यूज करते हो वो आपको क्या देते हैं, एवरेज वैल्यू देता है, लेकिन वो एवरेज वैल्यू चलेगा नहीं ना, क्यों नहीं चलेगा,
दैट इज ऑन हाफ साइकिल, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि वो हाफ साइकिल पे एवरेज तुमने कितने साइकिल पे लिया, हाफ साइकिल पे, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेड, नहीं चलेगा वो, दैट इज नॉट बेसिकली करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द सिग्नल। लेकिन मैं फुल साइकिल पे एवरेज कर नहीं सकता, क्योंकि क्या आ जाएगा, 0। हो सकता है मेरे पास दो सिग्नल थे, देख ही रहा है हमको कि दोनों सिग्नल सेम नहीं है, लेकिन फुल साइकिल पे एवरेज दोनों का क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमको कुछ, ये 0 क्यों आया पहले वो समझ लो, क्यों 0 आ गया, बिकॉज ऑफ हाफ साइकिल इज पॉजिटिव एंड हाफ साइकिल इज नेगेटिव, मतलब डायरेक्शन डिपेंडेंट है, हाफ साइकिल में पॉजिटिव डायरेक्शन है, हाफ साइकिल में नेगेटिव है। तो हमको ऐसा पैरामीटर ढूंढना पड़ता है जिसमें ये डायरेक्शन डिपेंडेंस खत्म हो जाए। अब हमको तो पता है कि ईएमएफ बायडायरेक्शनल ही है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, करंट भी क्या है, बायडायरेक्शनल है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। अब तुम इसको तो चेंज कर नहीं सकते, फिर ऐसा कौन सा फिजिकल पैरामीटर है जिसमें ई स्क्वायर या आई स्क्वायर आए, हीट, हीट क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, बराबर। तो फिर इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग ईएमएफ एंड करंट, वी कंपेयर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द करंट, क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द करंट डिपेंड्स ऑन आई स्क्वायर एंड नॉट ऑन आई। तो इसके बाद का जो हमने एवरेज लिया था उसको पता है क्या बोला हमने, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। अब आरएमएस में एवरेजिंग करने के टाइम हम क्या यूज करते हैं, हीट, लेकिन हीट किस पे डिपेंड करता है, आई स्क्वायर पे। तो आई आर एम एस, इसका क्या लेना चाहिए मेरे को, एवरेज, बराबर, क्या लेना चाहिए इसका, एवरेज। लेकिन मैं पहले किसका लेता हूँ, स्क्वायर का, लेना चाहिए था रूट, लेकिन रूट लिया क्या, नहीं, क्या लिया हमने, स्क्वायर, मतलब मीन स्क्वायर है, या कौन सा एवरेज है, मीन स्क्वायर। तो एक्चुअली मैंने लिखना कैसे चाहिए था, मैंने लिखना चाहिए था ऐसा, मीन स्क्वायर, रूट बाद में ले लेंगे हम लोग, रूट आखिरी में लेंगे, लेकिन अभी नोटेशन ऐसा ही यूज करते तो वैसा ही करते हैं, आई आर एम एस स्क्वायर, मतलब तुम यहाँ पे रूट ले ही नहीं रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, मीन स्क्वायर। तो किसका मीन ले रहे हो, स्क्वायर का, बराबर। तो आई 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 का इक्वेशन क्या है, आई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन ही लिया था कि कॉस लिया था, देखो क्या लिया था, साइन की कॉस, साइन लिया था ना, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों साइन और कॉस एक ही वेव है, सिर्फ फेज डिफरेंस π/2 का है दोनों में। तुम कॉस लोगे तो भी वही आएगा, साइन लोगे तो भी वही आएगा, दोनों में हाफ ही आता है एवरेज, देखोगे हाफ ही आएगा, देखते हैं बाद में, सिर्फ सिर्फ स्टेप्स चेंज हो जाएंगे। यस, आई जीरो क्या है, पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट, व्हाट इज एवरेज ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट, तो साइन स्क्वायर थीटा, आई जीरो स्क्वायर, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एवरेजिंग, इंटीग्रेशन, अभी तुम फुल साइकिल पे इंटीग्रेट कर रहे हो, तो 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई डी थीटा, बराबर। तो ये आ जाएगा आई जीरो स्क्वायर अपॉन, ये आ जाएगा थीटा, फ्रॉम 0 to 2 पाई। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमने 12 तक हम लोग साइन के पावर्स को इंटीग्रेट करना सीखते नहीं है, मतलब हमको सिर्फ साइन थीटा रेज टू 1 और कॉस थीटा रेज टू 1 का ही इंटीग्रेशन आता है 12 तक, फिर इंजीनियरिंग में वो साइन थीटा रेज टू n कॉस थीटा रेज टू n सीखोगे वो बाद में, तो मुझे पावर 1 करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2, साथ में क्या लिखेंगे, डी थीटा, ये जो 2 है इसको बाहर निकाल लो, तो आ जाएगा आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2, और ये थीटा का 2 पाई माइनस 0, मतलब कितना, 2 पाई, इसको फिलहाल 2 पाई रखता हूं, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, अंदर क्या बचा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा के दो पार्ट्स कर लो, 1 इंटू डी थीटा और कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा, मतलब दो इंटीग्रेशन बन गए, तो अंदर दो इंटीग्रेशन बन गए, एक हो गया डी थीटा का इंटीग्रेशन, एक आ गया कॉस 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई, तो आ जाएगा आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 पाई, मैं 4 पाई लिख नहीं रहा हूँ जानबूझ के, ये इंटीग्रेशन होता है थीटा,
और दोनों में लिमिट्स क्या है, सेम। तो दोनों के जो लिमिट्स है मैं बाहर लिख दूंगा आखिरी में 0 to 2 पाई। cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin 2 थीटा बाई 2, बराबर। देन अब आपको ये पता होना चाहिए, आप जब अपर लिमिट लोअर लिमिट डालोगे तो सिर्फ 2 पाई बचेगा, बाकी सब हो जाएगा 0। करके देखो, थीटा की जगह क्या लिखोगे 2 पाई माइनस साइन ऑफ 2 into 2 मतलब 4 पाई/2 माइनस 0। और तुम ब्रैकेट डालोगे ना, ब्रैकेट, यहाँ पे एक ब्रैकेट और यहाँ पे एक ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में ओपन करके लिख रहा हूँ सीधा, माइनस माइनस प्लस, व्हाट इज साइन 0, तो गया 0, साइन 4 पाई 0, ये तो 0 ही है, साइन 0 0, तो ये 0 ये 0 और ये भी 0, तो कौन सा टर्म बचा, सिर्फ 2 पाई। तो ओनली टर्म दैट इज लेफ्ट इज 2 पाई। तो I0²/2 और 2 पाई और यहाँ पे 2 पाई और 2 पाई कैंसल हो गया, तो I_RMS² मिल गया आपको, I0²/2। तो व्हाट विल बी I_RMS, I0/√2, 1/√2 is 0.7071, तो ये मिल गया आपको RMS वैल्यू। तो RMS वैल्यू इज 70.71% ऑफ पीक वैल्यू। तो जैसे करंट है वैसे ही EMF का भी आएगा, तो सिमिलरली EMF का भी आएगा यहाँ पे, तो ERMS विल बी 0.7071 E0। क्लियर। तो सो फार वी हैव कवर्ड 3 टॉपिक्स। पहला AC जनरेटर, एक कॉइल है n नंबर ऑफ टर्न्स, इनिशियली कॉइल इज परपेंडिकुलर, मतलब कॉइल इज के परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इनिशियल फ्लक्स इज NBA, then you start rotating it in time interval t, the flux linked with the coil becomes NBA cos omega t। फिर क्योंकि flux linked with the coil is changing, EMF will be induced, that is minus d∅/dt, तो वो आ जाता है E equal to NBA omega sin omega t। NBA ओमेगा होता है E0, तो E equal to E0 sin omega t। ये आ गया आपके पास EMF, लेकिन कौन सा, AC EMF। यहाँ तक क्लियर, करेक्ट। उसके बाद हमने देखा था मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फिर देखा हमने RMS वैल्यू। इसके बाद ये जो हमने AC सोर्स प्रोड्यूस किया, AC प्रोड्यूस किया ना, तो ये जो आपने EMF प्रोड्यूस किया, जो अल्टरनेटिंग EMF है, इसको आप 3 अलग अलग सर्किट में लगाते हो, एक AC विथ प्योर रजिस्टर, एक AC विथ प्योर इंडक्टर और एक AC विथ प्योर कैपेसिटर। और AC सर्किट्स का एनालिसिस करना है तो हमको हमेशा चेक करना पड़ता है कि करंट और EMF में लीड लैग है कि नहीं, क्योंकि डीसी में ये दिक्कत नहीं था, डीसी में देयर इज नो लीड नो लैग, वहां पर लीड लैग की बात ही नहीं होती है। लीड लैग की बात कहाँ होती है, AC में। तो EMF लीड कर सकता है या करंट लीड कर सकता है, या दोनों ही लीड लैग नहीं करेंगे। इन शॉर्ट, उसका स्टडी करने के लिए हमको चाहिए रोटेटिंग वेक्टर्स, जिसको आप बोलते हो फेजर्स। तो अगला टॉपिक है फेजर्स, फेजर्स एंड फेजर डायग्राम। तो मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं, अगेन सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फेजर्स एंड फेजर डायग्राम। I will slow down a little bit. The idea here is you want to do detailed study of AC circuits. In AC circuits, you may or may not have current and EMF in phase. You may have both in phase, phase difference 0, मतलब दोनों sine wave. You may have EMF leading, current lagging, मतलब EMF is cos wave, current is sine wave. You may have current leading, EMF lagging, मतलब current is cos wave and EMF is sine wave. तो डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए हमको EMF और करंट को कंपेयर करते रहना पड़ेगा। तो हम लोग करते क्या है, फिर हम लोग EMF को और करंट को विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी रिप्रेजेंट EMF एज वेल एज करंट विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग वेक्टर्स, रिमेंबर। तो ये EMF हो गया, मैं पहले सिर्फ EMF बता रहा हूं, ये पीक वैल्यू ऑफ EMF है। द लेंथ ऑफ द वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट्स द पीक वैल्यू। और ये जो एंगल है, ये एंगल है ओमेगा टी।
ये जो वेक्टर आपने यूज किया है, जो रोटेटिंग वेक्टर है, इसके अगर आप प्रोजेक्शंस देखते हो, प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट, अगर आप इसके कंपोनेंट देखते हो तो दिस कंपोनेंट्स विल गिव यू वैल्यूज ऑफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। अगर आपको क्योंकि देखो इंस्टेंटेनियस की बात क्यों रही, क्योंकि ये एसी सिग्नल है। एसी सिग्नल हर एक टाइम इंस्टेंट पे अलग वैल्यू देता है। किसी टाइम इंस्टेंट पे जीरो भी है, किसी टाइम इंस्टेंट पे पीक है, फिर किसी टाइम इंस्टेंट पे जीरो है, फिर किसी टाइम इंस्टेंट पे नेगेटिव पीक है। तो यहाँ पे टाइम इंस्टेंट टू टाइम इंस्टेंट वैल्यू इज चेंजिंग। आपको मैग्नीट्यूड ने तो दे दिया पीक वैल्यू, लेकिन मुझे अगर फाइंड करना है कि किसी गिवन टाइम इंस्टेंट पे ईएमएफ का वैल्यू कितना है, तो प्रोजेक्शन देख लो, राइट। या तो एक्स एक्सिस पे देख लो या फिर वाई पे। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, एक आएगा साइन ओमेगा टी, एक आएगा कॉस ओमेगा टी। और अगर ऐसा हुआ कि करंट और ईएमएफ का वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, मतलब नो लीड नो लैग है, वेरी गुड, राइट। अगर ऐसा हुआ ईएमएफ का वेक्टर 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज में आगे चल रहा है, ईएमएफ लीड्स करंट लैग। और अगर ऐसा हुआ कि करंट 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज में आगे चल रहा है, तो करंट लीड्स एंड ईएमएफ लैग्स। तो जो तीन सर्किट हमको डिटेल में देखने हैं, उसमें से पहला है नो लीड नो लैग सर्किट, विच इज एसी कनेक्टेड अक्रॉस प्योर रजिस्टर। उसके बाद एक है ईएमएफ लीड्स करंट लैग्स, एसी कनेक्टेड अक्रॉस प्योर इंडक्टर। एक है जिसमें करंट लीड करता है, ईएमएफ लैग करता है, दैट इज एसी कनेक्टेड अक्रॉस प्योर कैपेसिटर। तो पहले टाइप का सर्किट है एसी कनेक्टेड अक्रॉस प्योर रजिस्टर। ओके, देन यहां पे आपने एक रजिस्टर कनेक्ट करके रखा है और यहाँ पे आपने इसको एक एसी सोर्स देके रखा है। और एसी सोर्स को कैसे दिखाते हैं मैंने बताया था, विद अ साइन वेव इनसाइड। और करंट का डायरेक्शन कभी दिखाते नहीं हो, क्योंकि करंट यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल नहीं है, यहाँ पे करंट बाई डायरेक्शनल है। और ये सोर्स किसका है, ईएमएफ का है, ई जीरो साइन ओमेगा टी। रजिस्टर में यू स्टार्ट विद ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। इंडक्टर में यू स्टार्ट विद करंट सोर्स आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। एंड इन कैपेसिटर यू स्टार्ट विद अगेन ईएमएफ सोर्स ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। तो यहां से स्टार्ट करो इक्वेशन नंबर 1। फिर बोलो कि हमको ओम्स लॉ पता है, E इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू ई बाय आर, ई जीरो साइन ओमेगा टी बाय आर। तो करंट मैक्सिमम होगा कब, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू होगी 1। तो इफ साइन ओमेगा टी इज 1, आई इक्वल टू आई जीरो। तो यहाँ पे आई की जगह पे लिखोगे आई जीरो ई जीरो बाय आर, इक्वेशन नंबर 2 3 बोल देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 को कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, 2 में। तो आई इक्वल टू ई जीरो बाय आर, लेकिन वो क्या है, आई जीरो साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 1 और 4 को जब कंपेयर करते हो, तो व्हाट डू यू नोटिस कि बोथ ईएमएफ एंड करंट आर साइन वेव, देयर इज नो लीड नो लैग, तो दे बोथ ऑफ देम आर इन फेज। बराबर, ज्यादा क्लियर। तो इसका फेजर डायग्राम क्या आएगा, या तो यही आएगा। ये एक तरीका है फेजर डायग्राम ड्रॉ करने का। दूसरा तरीका ये है कि करंट को हमेशा तुम एक्स एक्सिस के अलोंग फिक्स करके रख दो। तो करंट अगर हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग फिक्स्ड है, तो यहाँ पे ईएमएफ भी कहाँ आएगा, अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे कोई लीड कोई लैग नहीं था। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, तो ये डायग्राम भी एक्सेप्टेड है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि इस मेथड से तुमको इंस्टेंटेनियस वैल्यूज नहीं मिल सकते। तो ये डायग्राम और ये डायग्राम बोथ आर सेम, सिर्फ इसमें तुमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी मिलता है और इसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं मिलता है। फिर अगर आप ऐसा करते हो, दोनों सिग्नल्स को भी प्लॉट करते हो, तो इफ यू प्लॉट बोथ द सिग्नल्स, अगेन
या तो यहाँ पे टाइम प्लॉट करो या तो यहाँ पे ओमेगा टी प्लॉट करो। पहले मैं प्लॉट कर लेता हूँ ईएमएफ। ईएमएफ साइन वेव था, बराबर, और करंट भी साइन वेव है। सिर्फ करंट का पीक वैल्यू ईएमएफ के पीक वैल्यू से कम है। रिमेंबर दिस, करंट का पीक वैल्यू, करंट का पीक वैल्यू ईएमएफ से कम है। ऐसा क्यों? व्हाट इज आई जीरो? ए जीरो बाय आर। तो तुम कुछ डिवाइड कर रहे हो तो वैल्यू कम होगा ना कि बढ़ेगा? कम हो, अनलेस दैट नंबर इज लेस देन 1। ए जीरो बाय आर, और आर ही मैंने बोल दिया हाफ है, तो फिर अलग चीज है वो। वैसे नॉर्मली रेजिस्टेंस हम 1 से छोटा लेते नहीं है, नॉर्मली बड़ा होता है वो रेजिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर? बराबर। इसमें तो और कुछ है नहीं, इस टॉपिक में इतना ही है। बराबर, इतना ही है ना? यस, फेजर डायग्राम भी हो गया। गुड। अब इसके बाद हमारा बचता है एसी विथ इंडक्टर, एसी विथ कैपेसिटर, एसी विथ ऑल थ्री, एल, सी एंड आर, राइट। तो वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल।